आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यह एक पोयम है जिसको लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रेफर टू, कह रहा हिंदी तो हुआ कि अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, बट ये जो हेडिंग है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये रेफर करता है किस चीज को? अराइवल ऑफ ओल्ड एज। आपको कहना अराइवल ऑफ ओल्ड एज आर डीलिंग विथ नेचर। और अगर पूछे इन दिस पोयम द पोएट डीलिंग विथ डैश, तो यानी किस चीज के बारे में बात किया है? तो ऑथर बात किया है, जब एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया गया है ऑलवेज टॉक्स अबाउट नेचर, प्रकृति के साथ इसका डीलिंग है, बट ये सारा ह्यूमन बीइंग पे है, द अराइवल ऑफ ओल्ड एज। जैसे इसका मानना है कि जिस तरह से पेड़ से पत्तियां अब गिर रही है, ठीक लोग भी उसी प्रकार से अब मर रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा पोयम है, मोटिवेट कर देता है इंसान को। तो देखते हैं क्या थॉट है, हम सभी इसको आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो सबसे पहले अबाउट ऑथर जानना है हमें कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो पोयम है हमारा, तो इस पोयम को लिखा गया है किसके द्वारा? द हैज बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन। कह रहे ये जो पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, दिस इज द पोयम व्हिच हैज बीन रिटन बाय W.H. ऑडेन। इन दिस पोयम, यानी कह रहा है इस कविता में, द पोएट, ये जो कवि है यानी W.H. ऑडेन, टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन। कह रहे वो बात करता है किस चीज के बारे में? तो फ्रस्ट्रेशन के बारे में, which is inherent in human life। और ये जो है फ्रस्ट्रेशन, वो ह्यूमन लाइफ में यानी मानव जीवन में इनहेरेंट होता है, यानी निहित होता है। तो उस फ्रस्ट्रेशन का बात किया है पोएट इस कविता में। तो इनहेरेंट, ऑथर का मानना है एवरीबॉडी हैव टू फेस द प्रॉब्लम एज ए ह्यूमन बीइंग, इफ यू बॉर्न तो यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम। सो ऑथर टॉक अबाउट फ्रस्ट्रेशन, इसलिए ऑथर इस कविता में बात किया है फ्रस्ट्रेशन का। फ्रस्ट्रेशन मीन समझ ही रहे होंगे, व्हिच इज इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, जो कि निहित होता है मानव जीवन में। तो उसी फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात किया है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका बार बार पूछी जाती है। क्वेश्चन बैंक पे टोके आप तो दिखेगा ये क्वेश्चन कि now the leaves are falling fast, the poet talk about a dash, तो you have to say frustration। फिर आगे कह रहा है कि ऑडेन, यानी W.H. ऑडेन का शॉर्ट नेम है ऑडेन, won the पुलिट्जर प्राइज। कह रहे हैं इन्होंने पुलिट्जर प्राइज को जीता। पुलिट्जर प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में इसको मिला था। किस ईस्वी में जीता? तो 1948 यानी 1948। तो आपको याद रखना है आजादी के ठीक एक साल बाद W.H. ऑडेन won the पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन, यानी उन्हीं का एक कलेक्शन है, संग्रह है, जिसका नाम है द एज ऑफ एंग्जाइटी। तो ये बुक है अमेरिकन फेजेज का। बिकॉज अगर डेप्थ में हम जानना चाहेंगे अबाउट ऑथर, तो कहा गया है एज 1939 बिगन, जैसे ही 1939 ईस्वी शुरू हुआ, ही परमानेंटली सेटल्ड इन अमेरिका, यानी यह छोड़ दिया इंग्लैंड को, ठीक ना, और परमानेंटली सेटल्ड इन अमेरिका। इसलिए इसको अमेरिकन पोएट के नाम से भी हम जानते हैं। और हिज वर्क इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। फर्स्ट वन इज ब्रिटिश फेजेस, एंड इंग्लैंड का है तो आप ब्रिटिश फेजेस कह लो, या इंग्लिश फेजेस, या इंग्लैंड फेजेस। तो तीन नाम से हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो ब्रिटिश फेजेस में भी कुछ बुक लिखता था और कुछ बुक इसका अमेरिकन फेजेस में, तो इसलिए हिज वर्क इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। नॉट टू वरी, आगे देखते हैं। कह रहे कि ही वाज born in 21 फरवरी 1907, यानी 1907। कह रहे इसका जो जन्म है वो हुआ था कब? तो 21 फरवरी 1907 को। तो 21 फरवरी आपको याद रहे ना रहे, बट यू हैव टू रिमेम्बर 1907, यानी 1907 आपको याद रखना है। और जन्म हुआ कहाँ पे था? इन न्यूयॉर्क। फिर आगे पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। तो ग्राफिक के साथ हम लोग समझेंगे, बिकॉज ऑथर बात तो किया है नेचर का, बट इशारा इसका है अराइवल ऑफ ओल्ड एज पे। तो देखते हैं क्या थॉट है। द फर्स्ट लाइन बिगिंस, कह रहे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑथर का कहना है अब पत्तियां तेजी से गिर रही है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इट मीन दैट, ऑथर का कहना है कि अब पत्तियां तेजी से गिर रही है। तो बात किया नेचर का, बट रेफर टू द अराइवल ऑफ ओल्ड एज। इशारा कहाँ है? ह्यूमन बीइंग पे। कह रहे जिस तरह से पेड़ से पत्तियां गिर रही है,
ठीक उसी प्रकार से लोग अब तेजी से मर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। तो अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि नर्सेज फ्लावर होता क्या है। तो नर्सेज फ्लावर का मतलब होता है सपोर्टिंग ट्री। पहला, जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफिक के जरिए कुछ समझने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ये पेड़ है, पेड़ में सपोर्टिंग हर जगह लगा हुआ है। यानी ऑथर का कहना है कि यदि बड़े बड़े पेड़ अब नहीं रह पा रहे हैं, उनकी भी पत्तियां तेजी से गिर जा रहा है, तो ये जो नर्सेज फ्लावर है, सपोर्टिंग ट्री है, क्या वो अंत तक चलेगा? अकॉर्डिंग टू ऑथर, नथिंग विल लॉन्ग लास्ट, कोई भी चीज अंत तक नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए, कह रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इस पेड़ को दिखाया गया है जिसमें पत्तियां नहीं है, पत्तियां क्या हो रहा है, पतझड़ हो जा रहा है, तेजी से अब गिर जा रहा है पेड़ पौधे से। कह रहा है ठीक उसी प्रकार नर्सेज फ्लावर भी विल नॉट लास्ट, यानी अंत तक नहीं चलेगा। तो अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन है, नर्सेज फ्लावर स्टैंड फॉर डैश, नर्सेज फ्लावर से आप क्या समझते हैं, यह किस वर्ड के लिए यूज किया गया? तो इसका दो मीनिंग निकल के आता है, लिखा हुआ है नर्सेज फ्लावर मीन्स अ फ्लावर ग्रोइंग अंडर। एक तो आपको याद रखना है कि कोई भी कली है, अ फ्लावर ग्रोइंग अंडर, एक ऐसा फूल जो धीरे धीरे ग्रो करे। तो यहाँ पर पहले हम देख रहे हैं कली आया, फिर थोड़ा सा मुंह खोला, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, और अंत में जाके ये फ्लावर का रूप ले लिया। तो ये प्रोसेस को हम नर्सेज फ्लावर बोलेंगे कि फ्लावर ग्रोइंग अंडर, एक ऐसा फूल जो धीरे धीरे ग्रो करे, या सपोर्टिंग ट्री। तो यानी ये जो नर्सेज फ्लावर है स्टैंड फॉर डैश, तो पहला मीनिंग तो आपका यहाँ है और दूसरा मीनिंग आपका यहाँ है। तो आपको रखना है याद कि नर्सेज फ्लावर स्टैंड फॉर a supporting tree as well as you can say a flower growing under। तो कह रहे हैं नर्सेज विल नॉट लास्ट, तो कह रहे हैं ये जो नर्सेज फ्लावर है यह भी अंत तक नहीं चलेगा। फिर आगे कह रहा है कि नर्सेज क्यों नहीं अंत तक चलेगा, द नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन। यानी ऑथर का कहना है कि नर्सेज भी प्रस्थान कर चुका है, किधर? ग्रेव मीन्स होता है कब्र, कब्र की ओर। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और ये जो प्राम्स है यानी पारामुलेटर, ए फोर व्हील्ड बेबी कैरिज इज नोन एज प्राम्स। तो इस प्राम्स को अगर हम समझे तो यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है, ये हमारा प्राम्स है, ए फोर व्हील्ड बेबी कैरिज, चरपहिया वाहन बच्चों को ढोने वाला, उसे हम बोलते हैं प्राम्स। या प्राम्स का दूसरा मीनिंग है पारामुलेटर। तो प्राम्स करता क्या है, रोलिंग करता है, यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। प्राम्स डैश, तो प्राम्स इज रोलिंग, रोलर से रोलिंग बना है, जो ज्यादा स्पीड में ना चले, लुढ़कते हुए जाए, इज नोन एज रोलिंग। तो कह रहे हैं कि ये मान के चलो कि नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, यह अंत तक नहीं चलेगा। ये जो नर्सेज फ्लावर है विल नॉट लास्ट, अंत तक नहीं चलेगा। इट मीन्स दैट ये जो नर्सेज हैं वो प्राम पे सवार हैं, और ये प्राम धीरे धीरे रोलिंग हो रहा है, किधर? तो कब्र की ओर। दैट्स व्हाई ऑथर सेड दैट नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन, ये जो नर्सेज है यह भी कब्र की ओर प्रस्थान कर चुका है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में सारांश इसका समझते हैं, ऑथर का कहने का मतलब है कि अब पत्तियां तेजी से गिर रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारे पूर्वज भी अब तेजी से मर रहे हैं। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, यानी सपोर्टिंग ट्री हो या फ्लावर ग्रोइंग अंडर, वह भी अंत तक नहीं चलेगा। यदि हमारे पूर्वज हैं 60 में दम तोड़ दे रहा है, पहले के आदिम जमाना में लोग 100 प्लस जीते थे, लेकिन अब 60-70 में दम टूट जा रहा है उनका। अगर वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है अपने लाइफ को, तो क्या हम लोग कर पाएंगे? नहीं। नर्सेज फ्लावर मीन दैट लाइक अ सपोर्टिंग ट्री, तो हम लोग भी नर्सेज फ्लावर के समान हैं। तो क्या हम लोग अंत तक चलेंगे? नहीं, नहीं चलेंगे। क्यों? नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन, क्योंकि नर्सेज भी कब्र की ओर प्रस्थान हो चुका है। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और प्राम पे मान के चलो कि सवार हो, जो धीरे धीरे रोलिंग हो रहा है कब्र की ओर, आपको भी एक दिन वहां पहुंचा देगा। तो अब प्राम्स पे सवार कौन है? ट्रेवलर्स। वी यंग पीपल आर ट्रेवलर्स, बिकॉज टाइम नेवर वेट ऑफ समवन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। एवरीबॉडी हैव टू डाई एट लीस्ट, निश्चित है कि हमें एक दिन मरना है। तो इसलिए जो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपको यह मान के चलना है कि हम प्राण पे सवार है जो धीरे धीरे रोलिंग हो रहा है कब्र की ओर, हमें भी वहां पहुंचा देगा। इसलिए नर्सेज फ्लावर भी अंत तक
नहीं चलेगी। फिर कह रहा है कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। ऑथर बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा है यहाँ पे, विस्परिंग नेबर्स। अब ये वर्ड अगर आपको याद ना हो तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन आपसे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन पाएगी। कह रहा है विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर डैश, यानी ऑथर यूज अ वर्ड विस्परिंग नेबर्स। इसका मतलब क्या होता है? तो विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है एजेंट ऑफ डेथ या मैसेंजर ऑफ डेथ। यानी ऑथर का कहना है ये जो मृत्यु दूत है, एजेंट ऑफ डेथ है या मैसेंजर ऑफ डेथ है, वो क्या है? तो लेफ्ट एंड राइट, कह रहा है वो हमारे बाएं भी है और दाएं भी है। प्लक अस, और वो हमें प्लग कर लेता है, यानी हमें तोड़ लेता है, हमें जुदा कर देता है। किस चीज से? फ्रॉम द रियल डिलाइट। रियल डिलाइट में वास्तविक खुशी। यानी ऑथर का कहना है कि एवरीबॉडी हैव टू डाई एट लीस्ट बिकॉज विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। मान के चलो कि तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे पास है, ऑन द वे इफ यू आर गोइंग, तो क्या करोगे आप? अपना कंट्रोल आपके पास है, लेकिन जिस दिन टिकट कटना होगा दूसरा का बैलेंस खराब कर देता है। इसलिए ऑथर का मानना है कि जो विस्परिंग नेबर्स है यानी मैसेंजर ऑफ डेथ है, तुम्हारे बाएं भी है और दाएं भी है, और इसका काम क्या है? तो प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। अब ये रियल डिलाइट वास्तविक खुशी को समझते हैं क्या होता है। सपोज एज एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर कुछ तस्वीर को दिखा रहा हूँ। तो देयर आर 5 मेंबर्स इन दिस फैमिली। तो इस परिवार में हंसते खिलखिलाते हुए 5 मेंबर्स दिख रहे हैं। इट मीन्स दैट इस फैमिली के पास रियल डिलाइट है, एक वास्तविक खुशी है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक की डेथ हो जाए, जो कि मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, तो अगर इनमें से किसी एक की डेथ हो जाए तो इसका मतलब है, आप समझ जाना कि विस्परिंग नेबर्स आपको प्लग कर लिया। किस चीज से? वास्तविक खुशी से। तो कह रहे हैं कि हु प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। तो इसलिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि हु प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, कौन है जो हमें वास्तविक खुशी से अलग करता है? तो वो आपको कहना होगा विस्परिंग नेबर्स। यही विस्परिंग नेबर्स है जो हमको वास्तविक खुशी से अलग करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर डैश। यानी विस्परिंग नेबर्स का जो ऑथर ने वर्ड यूज किया, तो ये किस लिए यूज किया गया, इसका मीनिंग क्या होता है? तो यू हैव टू से विस्परिंग नेबर्स का मतलब मैसेंजर ऑफ डेथ या एजेंट ऑफ डेथ, मृत्यु दूत। फिर आगे कह रहा है एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज। कह रहा है जब ये प्लग करता है रियल डिलाइट से तो कैसे पता चलेगी? तो कह रहा है एक्टिव हैंड, सपोज वी ऑल आर अलाइव टुडे, तो आवर हैंड इज एक्टिव, हमारा जो हाथ है सक्रिय है। तो कह रहा है एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज। फ्रीज का मतलब ठंडा पड़ जाना। तो कह रहा है ये जो एक्टिव हैंड है वह क्या होगा? तो जरूर ठंडा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो तस्वीर है खिलखिलाता हुआ, इसमें हर एक का हैंड अभी एक्टिव है, लेकिन मरने के बाद शरीर ठंडा पड़ जाती है, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ। तो कह रहे जब विस्परिंग नेबर्स हमें रियल डिलाइट से अलग करेगा तो इसका मतलब है कि उस घर में किसी की डेथ होगी, और डेथ होने के बाद क्या होगा? द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, यानी जो आदमी का हाथ सक्रिय है वह ठंडा पड़ जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेट नी, और ये हाथ खुद से कोहने पे आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि हाथ उठा के छोड़ दो तो वो कहाँ, घुटने पे आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई ऑथर सेड दैट विस्परिंग नेबर्स इज अ मैसेंजर ऑफ डेथ। और ये कहाँ पर है? तो हमारे बाएं भी है और दाएं भी है। इसका काम है हमको वास्तविक खुशी से अलग कर देना। जब ये हमें वास्तविक खुशी से अलग करता है, हमारा जो एक्टिव हैंड है वह ठंडा पड़ जाता है और वो हाथ खुद से कोने पे आ जाती है। तो समझ जाना कि विस्परिंग नेबर्स हमें प्लग कर लिया रियल डिलाइट से। फिर आगे कह रहा है कि डेड 100 एट द बैक। फिर ऑथर को लग रहा है क्या पता इसे विश्वास ना हो कि लोग मरता भी है, तो इसलिए ऑथर का कहना है डेड मरा है इन 100 एट द बैक। कह रहे पीछे अपने सोसाइटी में झांक के देखो, डेड 100 एट द बैक। तो हमारा सोसाइटी का जो माहौल होता है ठीक इसी प्रकार होता है। अगर किसी की डेथ होती है तो हम पूरा गांव वाले मिलकर समाधि के लिए उसे लकड़ी का एक ताबू बनाते हैं, राम नाम सत्य है का नारा लगाते हुए पूरे रिलेटिव के साथ खबड़ी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि डेड इन 100 एट द बैक। पीछे झांक कर देखो, आप अपने सोसाइटी में सैकड़ों लोग मरे हैं। फॉलो, कह रहा है कि डेड 100 एट द बैक, पीछे झांक कर देखो आप अपने सोसाइटी में सैकड़ों लोग मरे हैं। फॉलो, कह रहा है कि डेड 100 एट द बैक, पीछे झांक कर देखो आप अपने सोसाइटी में सैकड़ों लोग मरे हैं।
वुडन इन आवर ट्रैक, कह रहा है मृत शरीर खुद से चलकर नहीं जाता अपने मार्ग पे, उसे ले जाया जाता है। किस चीज पर? तो फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। अब ये वुडन समझना है, वुडन क्या होता है? तो लकड़ी का ताबू, लकड़ी का ताबू। तो वुडन को दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये क्या है? लकड़ी का हम लोग बना लेते हैं, ये तो रड है, शायद लोहा है, स्टील का। तो लकड़ी का जो ताबू होता है उसको फॉलो करता है। इट मीन दैट डेथ अगर किसी की होगी तो वो खुद से चल के कब्र पे नहीं जाता। ऑथर कह रहा है डेड 100 एट द बैक, पीछे सैकड़ों मरे पड़े हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, वो लकड़ी के ताबू पर ले जाया जाता है उसे मार्ग पे। आर्म्स रेस्ट, आर्म्स रेस्ट का मतलब दे रहा है कि पूरा सन्नाटा होता है उस घर में। अगर घर में किसी की डेथ होती है तो द होल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कीप क्वाइट, इज नोन एज आर्म्स रेस्ट। अगर किसी की डेथ होती तो उस परिवार में जो बाकी के लोग बचे हुए हैं वो एकदम सन्नाटा होता है। स्टिफली मीन्स होता है सख्ती से, कड़ेपन से। स्टिफली टू रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब साबित करना। द रेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, आर्म्स रेस्ट, घर में सन्नाटा होती है। स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, एटीट्यूड का मतलब रवैया, ऑफ लव प्यार। यानी कह रहा है क्या कि उस घर में सन्नाटा होती है और सख्ती से रेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू रिप्रूव, वो साबित करने में लग जाता है इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, प्यार के नाम पे यह एक झूठा रवैया है। हे भगवान, तूने अगर जिंदगी दिया तो फिर लिया क्यों? किसी माँ का इकलौता वारिस अगर चला जाए तो उस माँ बिलखते हुए रोती है, भगवान तक से वो ईर्ष्या करना शुरू कर देती है। उसका बस यही सवाल होता है, एक ही तो लाल दिया था, वो भी तूने ले लिया, अब मैं जीऊं तो कैसे जीऊं, मेरा सहारा कौन होगा? तो इस भाव को भी ऑथर दिखा रहा है। बिकॉज हैविंग सिंपैथी इज विद अदर्स, अगर जब तक आपको दूसरे के प्रति सहानुभूति ना हो तो आप उस भावना को नहीं समझ पाएंगे। हम लोग रोड पे चलते हैं, देखते हैं किसी की डेथ हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर आके दबा के खाते हैं। बट वो मृत शरीर किसी घर का लाल है, किसी घर का चिराग है, क्या वो घर वाले उसे भूल पाएंगे? कभी नहीं। तो इसलिए ऑथर कह रहे हैं आर्म्स रेस्ट, उस घर में पूरा सन्नाटा होता है। रेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली स्टिफली टू रिप्रूव, सख्ती से साबित करने में लग जाता है इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, प्यार के नाम पे ये झूठा रवैया है। भगवान, तूने अगर जिंदगी दी तो लिया क्यों? फिर ऑथर कह रहा है, अब कंपैरिजन कर रहा है कि अब उस घर की क्या हालात होती है। लिफलेस वुड को समझना है बाबू, बड़ा ही हिलेरियस पैराग्राफ है। कह रहा है स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड। लीफलेस वुड मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट बट देयर इज नो एनी लीव्स। अगर कोई शाखा में पत्तियां नहीं है तो बंजर जमीन है, पेड़ को हम क्या बोलेंगे? लीफलेस वुड। तो कह रहे हैं कि स्टेरविंग थ्रू द लीफलेस वुड, कह रहा है भटक रहा होता है द रेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उस पर्णविहीन जंगलों में। यानी ऑथर का मानना है कि अगर घर में किसी मेन बॉस का ही डेथ हो जाए, किसी ऑनर का, लाइक के पेरेंट्स, उन्हीं की डेथ हो गई, तो उस घर का जो हालात है ना, वह भी बिल्कुल इस लीफलेस वुड के समान होता है। पेड़ तो है लेकिन पत्तियां नहीं है। ठीक इसी प्रकार उस घर की हालात हो जाती है। बट ये जो ट्रोल्स हैं, ट्रोल्स का मतलब विक्ड क्रिएचर्स या अगले क्रिएचर्स, आपको याद रखना है। ये एग्जाम में 5 वर्ड है इसमें। पहला जैसे मैंने आपको नर्सेज फ्लावर बताया, दूसरा प्राम्स, तीसरा विस्परिंग नेबर्स, चौथा मैं आपको ट्रोल्स बता रहा हूँ। ट्रोल्स का मतलब होता है विक्ड क्रिएचर्स या अगले क्रिएचर्स, दुष्ट आत्मा या बदमाश जंतु। कह रहा है बट ये जो ट्रोल्स है ना, ये जो हमारा दुष्ट आत्मा है, ये रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, ये भटक रहा होता है किस चीज में? तो फॉर देयर फूड, किस चीज के लिए? अपने भोजन के लिए। तो वही कह रहा है ऑथर की ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। कह रहा है अगर घर में किसी की डेथ हो गई तो उस घर की हालात भी इस पर्णविहीन जंगलों के समान होती है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा उस जंगल में भटक रहा होता है। किस लिए? तो फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। यानी कह रहा है दुष्ट आत्मा को नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स या अर्नर नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर ले रहा हूँ। नहीं, पेट का सवाल है बाबू, इसे भोजन चाहिए। तो अपने भोजन के लिए दुष्ट आत्मा नहीं मानता, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो उस पर्णविहीन जंगलों में भटक रहा होता है। तो यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है कि अगर किसी घर में किसी हेड बॉस का ही डेथ हो गया तो उस घर का भी हालात पर्णविहीन जंगलों के समान होता है।
वही कह रहा है, स्टर्विंग थ्रू द लीफलेस रूट, वो रेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली पर्णहीन जंगल में भटक रहा होता है, बट ये जो ट्रोल्स है दुष्ट आत्मा रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, उसे अपना भोजन चाहिए और उस भोजन की तलाश में इस पर्णहीन जंगलों में भटक रहा होता है। तो क्या उसे भोजन मिलेगी? अब इस चीज पर ऑथर कह रहा है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब। अब ये डम्ब क्या होता है? डम्ब होता है मुख होना, गुम होना या प्लाइन कर जाना। कह रहा है नाइटिंगेल इज ए सिंगिंग बर्ड। तो एक बर्ड का एग्जाम्पल देते हुए ऑथर समझाने का कोशिश कर रहा है कि ये है नाइटिंगेल। नाइटिंगेल इज ए सिंगिंग बर्ड, इसे हरियाली चाहिए। कह रहा है एक ऐसा पेड़ जहां पत्तियां ना हो तो वहां चिड़िया का बसेरा नहीं होता। एज एन एग्जाम्पल ऑथर सेड दैट द नाइटिंगेल इज डम्ब। ये जो नाइटिंगेल है, सिंगिंग बर्ड है, यह भी मुख हो जाता है, गुम हो जाता है, प्लाइन कर जाता है। एंड द एंजल विल नॉट कम टू हेल्प द पीपल। और ना ही कोई देवदूत आता है लोगों का मदद करने। सपोज अगर हमें किसी बात की दिक्कत हो, भगवान तो देख रहा है कि ये बच्चा भीख मांग रहा है, इनके पेरेंट्स नहीं है, तो क्या वो किसी दूत को भेज देता है कि बस जाओ पृथ्वी लोक पर देखो इस बच्चा का समस्या क्या है, उसका निदान करके आओ? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। ऑथर सेड दैट एंजल विल नॉट कम टू हेल्प द पीपल। एंजल में तो परी भी होता है और देवदूत होता है। कह रहे एंजल विल नॉट कम, कोई देवदूत भी नहीं आएगा इन योर लाइफ टू हेल्प द पीपल, ऐसा कुछ नहीं। दैट्स व्हाई ऑथर सेड दैट एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाई लोनली। प्रत्येक मानव जाति को अकेला ही जीना पड़ता है। एंड डाई, एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाई लोनली। फिर लास्ट पैराग्राफ है इस पोएम का, कह रहा है कॉल्ड इम्पॉसिबल हेड। कॉल्ड का मतलब वैसे ठंडक होता है, आपको ठंडक मिलेगी बिकॉज लाइफ इज ऑल्सो ए जर्नी, एवरीबॉडी हैव टू फेस द प्रॉब्लम। बट क्या हमें ठंडक कभी नहीं मिलेगी? तो कह रहा हाँ, कॉल्ड जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव, असंभव है। अहीड मीन्स आगे, यानी कह रहा है क्या, लाइफ इज ऑल्सो ए जर्नी, एवरीबॉडी हैव टू फेस द प्रॉब्लम बिकॉज ऑथर सेड दैट एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाई लोनली। अकेला ही जीना पड़ता है और अकेला ही मरना पड़ता है। तो क्या हमें ठंडक नहीं मिलेगी? बोल रहे हैं हाँ मिलेगी। कॉल्ड इम्पॉसिबल है, जो कि असंभव है, आगे है। आगे क्या है? द लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। कह रहे पहाड़ की ऊंची ऊंची प्यारी प्यारी चोटियां हैं। तो ये मैंने इधर, अगर आप देखा जाए माउंटेन्स लवली हेड, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां है, क्रम है, जो कि बहुत प्यारा है। हुज व्हाइट वाटर, और इसका जो है उजला पानी। तो कह रहा है हुज व्हाइट वाटर फॉल कुड ब्लेस। कह रहा इसी का जो उजला पानी जो गिरता है, वही हमें वरदान स्वरूप नसीब हो सकता है। किसको? ट्रेवलर्स को। तो ट्रेवलर्स कौन है? यात्राविद करने वाले, जो प्राण पे सवार है वही तो ट्रेवलर्स है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वी ह्यूमन बीइंग आर ट्रेवलर्स बिकॉज our life is going on and known as nurses also gone to the grave। तो वो भी कब्र की ओर जा चुका है। तो प्राण पे जो सवार है वो ट्रेवलर्स है। तो हम यंग पीपल ट्रेवलर्स हैं इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ। लास्ट डिस्ट्रेस मतलब एंड ऑफ लाइफ, या आप कह लो डेथ, मृत्यु। तो कह रहे क्या ऑथर, एक बार एक सारांश इसको पढ़ते हैं ऊपर से नीचे, सारा पैराग्राफ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ताकि ऑब्जेक्टिव भी ना रटना पड़े। कह रहा है कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ठंडक मिलेगी जो कि असंभव है, आगे है। क्या है? द लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां का क्रम है। हुज व्हाइट वाटर कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। कह रहे जिससे उजला पानी गिरता है वही ट्रेवलर्स को वरदान स्वरूप नसीब हो सकता है इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जब वो मरने लगेंगे उस क्षण। ये जिंदगी का सच्चाई है। जब कोई किसी की डेथ होती है तो उस समय दुश्मन भी आके बोलेगा पानी पिलाओ पानी, तो वो पानी आम पानी नहीं होता नॉर्मल, वो गंगा जल होता है। और गंगा जल आती कहाँ से है? पहाड़ के ऊंची ऊंची चोटियां से। तो इसलिए ऑथर कह रहा है कि लास्ट डिस्ट्रेस, एंड ऑफ लाइफ में वरदान स्वरूप अगर कुछ आपको मिलेगा तो वो है व्हाइट वाटरफॉल। पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां से जो उजला पानी गिर रहा है वही आपको नसीब हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोई आके पिलाएगा। बट जब आपका स्ट्रगलिंग चल रहा होगा जिंदगी को लेकर कि हाउ टू सर्वाइव आवर लाइफ, देन नो वन विल कोऑपरेट यू।
तब आपको कोई मदद नहीं करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था एक्सप्लेनेशन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अगर यहाँ तक आप हैं तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट टू यू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अब मैं पूरा लिटरेचर को एक अच्छे ग्राफिक के जरिए या जैसे हो सके दिन प्रतिदिन क्वालिटी में निखार लाते हुए यूनिक स्टाइल में पढ़ाने का काम करूंगा, ताकि आपको रटना ना पड़े। तो आई होप दैट you will subscribe my channel and share with your friends. Have a nice day.